हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड इन सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाफ सेल का पोटेंशियल कहाँ से आता है, कैसे कैलकुलेट होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका क्या सिग्निफिकेंस है और नर्न्स इक्वेशन। कोशिश करते हैं इतना कवर कर लें आज के लेक्चर में, नहीं तो आगे तो मेरे लेक्चर्स ही हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। यहां पे आप एक सेटअप देखिए। सेटअप पे क्या है, सेटअप में एक इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है। तो इसमें खास बात क्या है, क्या नई चीज होगी? नया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो सेटअप बनाया जाता है, इस सेटअप में हम लोग इन जनरल जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का आयन का सॉल्यूशन हम यहां लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इस केस में ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड में हम जो सोल्यूशन लेते हैं यहां पे वो जिंक सल्फेट का होता है। जैसे ये वाला केस है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसमें हम ये वाला सोल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो यहां पे जो कैटायन है वो कॉमन कैटायन है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है? अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, उस पिछले लेक्चर में मैंने जिंक कॉपर सेल का जो पोटेंशियल बताया था, ओवरऑल पोटेंशियल, वो दोनों हाफ सेल्स मैंने टर्म यूज किए थे। उस हाफ सेल्स का पोटेंशियल 1.1 था। तो हाफ सेल के पोटेंशियल 1.1 तो तभी आ सकता है ना जब दोनों हाफ सेल्स के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करते हो। तो वो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होते हैं वो हम समझेंगे। अब इस केस में देखिए, मेटल इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर है। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज द पोटेंशियल जेनरेटेड when the metal electrode is in direct contact with its own solution। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रोड सोल्यूशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस पर्टिकुलर हाफ सेल का अपना एक पोटेंशियल होगा, इस पर्टिकुलर हाफ सेल का अपना एक पोटेंशियल होगा। अब होता क्या है एज अ प्रोसीजर वो समझिए। ठीक है, देखिए ये जिंक हाफ सेल है। जिंक हाफ सेल में जिंक मेटल जो है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा था और दो इलेक्ट्रॉन्स साथ में आ रहे थे। अब ये जिंक आयंस तो सोल्यूशन में चले जाते हैं। सेल की वर्किंग याद करिए, तो ये जिंक आयंस सोल्यूशन में चले जाते हैं। हमारे पास क्या बचे? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल इलेक्ट्रोड को छोड़ के नहीं जाते हैं। अब जब वो मेटल इलेक्ट्रोड को छोड़ के सोल्यूशन में नहीं जाते हैं तो मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करने लगता है वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं सोल्यूशन में, तो नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया। अब क्या हो रहा है, जब ये नेगेटिव चार्ज रॉड पे अक्यूमुलेट हो गया तो जो जिंक आयंस सोल्यूशन में है, ये जिंक आयन सोल्यूशन के ये अट्रैक्ट हो जाते हैं इस नेगेटिव रॉड के ऊपर, क्योंकि जिंक आयंस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब फिजिक्स में आपने कहीं ना कहीं एक टर्म पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही है, ये नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम ईएमएफ ऑफ दैट हाफ सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में चार्जेस के बीच में क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ कहते हैं। वही सेम चीज देखिए यहां पे हो रही है। इस केस में कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। अब जब कॉपर रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर रॉड जो है यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो सॉल्यूशन में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे जो कि अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर रॉड पे। अब अगेन यहां पे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई। अब इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से अगेन एक पीडी क्रिएट होता है जिसे हम उस पर्टिकुलर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जब हम इनकी वैल्यूज को मेजर करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट्स की आती है
और इसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट्स की आती है। अगर मैं क्लास 10 का थोड़ा सा अगेन केमिस्ट्री का जिक्र करूं तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज पढ़ाई गई थी उसमें पोटेंशियल्स नहीं थे, लेकिन आपको एक सीरीज याद कराई गई थी। अगर वो सीरीज आपको याद हो तो आपको ये बात पता है कि जिंक कॉपर के ऊपर आता है और इनफैक्ट कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद आता है सीरीज में। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल नेगेटिव में होगा और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं उन सबका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं ये कुछ फीचर्स पे या कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है। अब वो पैरामीटर्स क्या क्या है? वो पैरामीटर्स हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड का मतलब है कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस भी मेटल का जहां पे प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट के हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। दूसरी चीज है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का टेम्परेचर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वेरी करेगा। तीसरी चीज है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर अपना इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए अगर आपको कल का मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो याद हो तो वहां पे जब हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर की रखी थी। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 1 मोलर की रखते हैं और टेम्परेचर 25 डिग्रीज का रखते हैं तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं जैसे जिंक की -0.76 वोल्ट्स या कॉपर की +0.34 वोल्ट्स, ये उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। यानी ये तब मेजर किए गए हैं जब हमने सोल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्रीज रखा और कॉन्सेंट्रेशन उसका हमने 1 मोलर रखा। अभी जो मैंने आपको पोटेंशियल्स बताए थे जिसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अपने आप में ही मेजर नहीं हो जाते। इनको मेजर करने के लिए अगेन हमको एक सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो जैसे हमने जिंक का हाफ सेल लिया, ठीक है, उसमें पूरा सेटअप लिया, वो सेटअप खाली अगर हम ऐसे ही यूज कर लेंगे तो हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा। हमें उसे एक सेकेंड हाफ सेल के साथ अटैच करना पड़ता है। ये जो सेकेंड हाफ सेल जिसके साथ हमें अटैच करना पड़ता है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर आप सेटअप को देखें तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 atm प्रेशर पे। 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेना है क्योंकि यहां पे जो हम पोटेंशियल मेजर करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हैं। ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये कोटेड है विद प्लैटिनम ब्लैक, तो ये यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और ये एक और सेकेंड इलेक्ट्रोड है जो कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। आपको ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल का, हाइड्रोजन के हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है उसे हम लेते हैं 0। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पर्टिकुलर सेल का जो हम पोटेंशियल लेते हैं वो लेते हैं 0। तो जब हम जिंक वाले सेल का मेजर करते हैं पोटेंशियल तो हमें जिंक का पोटेंशियल मिलता है आपका -0.76 वोल्ट्स और यहां पे जो हमें कॉपर का मिला था, कॉपर का हमें मिला था 0.34 वोल्ट्स। ये जो साइन मैंने बनाए हैं इन साइन का कुछ मतलब है। इन साइंस को यहां पे इन साइंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये जो साइंस आते हैं ये साइंस बेसिकली हमें बता रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स।
आपके बुक में भी जो पूरी टैबुलेटेड शीट रहेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है जब कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटालिक फॉर्म में जा रहा है या एलिमेंटल फॉर्म में जा रहा है, उसे हम उसका रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये इसीलिए साइन चेंज्ड है। अब क्यों साइन चेंज्ड है? आइडियली ये मैंने आपको किसका बताया है? जिंक का। तो जिंक का पोटेंशियल माइनस कैसे हो गया? माइनस इसलिए हो गया क्योंकि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा था तो इसका पोटेंशियल नॉर्मल कंडीशन में क्या मेजर होता? प्लस 0.76 वोल्ट्स। लेकिन चूंकि हम सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे यानी यही रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगी। तो जब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल का जो साइन कन्वेंशन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉपर के केस में देखिए ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्यों कॉपर के केस में पॉजिटिव है? क्योंकि कॉपर जब भी जिंक के साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा तो वो ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो कैथोड पे रिड्यूस ही हो रहा था। तो चूंकि वो रिड्यूस हो रहा था इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आप मेजर करते हैं तो उसमें वैल्यू प्लस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, जो कि है 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये जो हमने दोनों लिखे हैं ये दोनों हमारे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पर्सपेक्टिव में इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पर्सपेक्टिव में जब हम इस चीज को मेजर करते हैं तो इसको हम SRP को रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। नॉट अगेन याद करिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां नॉट वैल्यूज कैलकुलेट करी थी यानी हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। तो वही चीज यहां पे EMF के लिए भी है। तो EMF के केस में हम इस SRP को लिखते हैं E0, और अगर हम E0 लिख रहे हैं तो इस हाफ सेल का, ठीक है, या इस हाफ सेल का हम E0 कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली जब हम इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है वो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब जो हमने जिंक कॉपर का कंप्लीट सेल लिया था जिसमें 2 इंडिविजुअल हाफ सेल्स थे, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें भी सेम फंडामेंटल यूज होगा। और क्या सेम फंडा यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 है, इसका माइनस 0.76 है। माइनस और माइनस लगा रहे हैं तो यहां पे देखिए प्लस 1.1 वोल्ट आ रहा है। ये वही वैल्यू है जो मेरे फर्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखी थी वैल्यू। तो ये वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है। तो ये इस पर्टिकुलर सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर है और टेम्परेचर उस सोल्यूशन का 25 डिग्रीज है सेल्सियस में। अब एक बात है, हर बार जब आप पोटेंशियल्स मेजर कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे आपके काफी सारी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं। तो उसमें क्या क्या वेरिएबल हो सकता है? जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो उस बेसिस पे हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था नेचर था, हमारे पास टेम्परेचर था, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन था और हमारे पास चार्ज था। ठीक है, अब
ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर, चार्ज और कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी हमेशा वेरीड फॉर्मेट पे ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमने E0 मेजर किया है सेल का, ये उस पर्टिकुलर कंडीशन में E0 सेल नहीं कहलाएगा, फिर हम उसे कहेंगे ई सेल। क्यों कहेंगे ई सेल? क्योंकि हमने सारी कंडीशंस को वेरी कर दिया है। अब ये जो ई सेल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of concentration of product अपॉन concentration of reactant। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये आपने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा है, जहां पे आप के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस रेशियो से। वही चीज हमने यहां पे लिखी है, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज क्या क्या है समझिए। ई सेल आप निकालेंगे, E0 सेल आपकी ये वैल्यू है जो यहां से निकली है, यानी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया है। n यहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब इस चीज को आपको यूज कैसे करना है, अगर जस्ट इन केस ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान ये रखना है। अगर आपको याद हो, अगेन फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी थी। वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी? जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर। यही रिएक्शन थी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रिडॉक्स थी। अब यहां पे प्रोडक्ट्स क्या क्या है? प्रोडक्ट हमारा है Zn2 प्लस और कॉपर। तो जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, अगर मैं चलिए मान के चल रहा हूं कि यहां पे सपोज कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही है, ऐसे मैंने मान लिया, तो उस केस में यहां पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 1। कॉपर एलिमेंटल स्टेट में है। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से और केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉस के हिसाब से कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है, स्पेसिफिकली अगर वो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा यूनिटी लेते हैं, यानी कि हम लेते हैं 1, ठीक है। तो अब इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन रही हो, क्योंकि अगर हम इन दोनों का 1 लेंगे तो अगेन यहां log 1/1 तो log 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 0 हमें नहीं करना है। तो मान लीजिए यहां पे कोई इसकी कोई वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू है 0.1 और कॉपर की यहां पे वैल्यू है सपोज 0.2 सपोज, ठीक है। तो आप यहां पे ऊपर जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू लिखेंगे 0.2 इंटू 1, क्योंकि कॉपर प्योर सॉलिड उसकी यूनिटी है, तो आप 0.1 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है, जिंक के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। इसमें रिएक्टेंट में कॉपर 2 प्लस का कितना है? 0.2 और जिंक अगेन एलिमेंटल स्टेट में, तो इसके वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है? सीधा सीधा दिख रहा है, कहां से दिख रहा है? चार्ज से। कितने चार्जेस है? 2 प्लस, ठीक है। तो 2 प्लस अगर हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो अगर आप यहां पे प्लेस करेंगे वैल्यूज, तो यहां पे वैल्यूज प्लेस करने के बाद आपको यहां मिलेगा E0 सेल आपका हो गया 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.1 इंटू 1 अपॉन 0.2 इंटू 1। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहां पे ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट है, ठीक है। ISC बोर्ड वालों को चूंकि कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन CBSE वालों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो उनको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लॉग की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ठीक है। तो इसलिए वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां लॉग की वैल्यूज गिवन रहती हैं।
तो आप ऑटोमेटिकली उनको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बोर्ड्स में सीबीएसई वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको लॉग टेबल देखनी होती है, फिजिकल वैल्यूज, उनके पास कैलकुलेटर नहीं है देखने के लिए। तो फाइनल आंसर आपका यहां से आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मैंने यहां लिखी है स्पेसिफिकली ये वाली, ये भी किसी चीज से डिराइव हुई है। ये जो डिराइव हुई है ये कहां से डिराइव हुई है, देखिए जब आप इस इक्वेशन को, ये तो मैंने डायरेक्टली जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वही लिखी थी, लेकिन ये एक्चुअली कहां से मॉडिफाई हो रही है वो देखिए। एक्चुअल इक्वेशन जो बनती है वो बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of concentration of product upon concentration of reactant। सीबीएसई बोर्ड में मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं। आईएससी बोर्ड पे 0.0591 वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कभी इस फॉर्मूले पे देखा नहीं है क्वेश्चन आए हुए। अब यहां पे क्या क्या वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। 2.303 ये आपको पता है, नेचुरल लॉग को जब हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं वो वैल्यू है। आर की वैल्यू इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे चूंकि हम यहां पे एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पे आप वैल्यू यूज करेंगे 0.0821। टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन पे। अब वो क्वेश्चन में 25 डिग्री नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, 27 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपको केल्विन में चेंज करना है। और ये एफ आपका फैराडे है। क्लास 11th में हमने फैराडेज के 2 लॉस पढ़े थे इक्विवेलेंट मास के लिए, ये वही फैराडे है। ठीक है, तो जब यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्चुअली ये 2.303 RT अपॉन NF को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है 0.0591 अपॉन N। यानी ये वैल्यू जो है ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इसको, यानी 0.0591 को। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और ये जो मैंने भारी भरकम फॉर्मूला लिखा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला बैकबोन है। इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे और इसे हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, इसे हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर दोनों बोर्ड्स में, रादर यूपी बोर्ड में भी 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा। तो आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल हाफ सेल्स के पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर को रिवाइज करिएगा। अगेन मैंने अब अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी ऐड कर दी है अपने यूट्यूब प्रोफाइल में। आपको अगर मेल नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग शर्मा रहे होंगे मेल करने में, और इंस्टाग्राम आप डेफिनेटली यूज करते होंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस भेज के अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। ईमेल आईडी देखिए अगेन फ्लैश कर रहा है, वो वहीं का वहीं है। क्वेश्चंस पूछते जाइए। एंड फिर से रिमाइंड करा दूं, ऑनलाइन लेक्चर्स किसी को भी बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए अगर उनकी रिक्वायरमेंट है लॉकडाउन के फेज में, प्लीज गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।